Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Today we are going to solve the प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ होम साइंस क्लास 12th। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इस पेपर में आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होंगे और आपका जो ये सेक्शन डिवाइड होगा, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। और सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 से लेके 18th क्वेश्चन तक आपका सेक्शन ए रहेगा, जो कि 1 मार्क होगा और ये MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा वो 19th क्वेश्चन से लेके 25th क्वेश्चन तक होगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 26 से लेके 29 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन बी हो गया। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी स्टार्ट होगा, इसमें 30 से लेके 33 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद 34 एंड 35 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 सेक्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी तरह का पेपर इस साल भी आएगा, 2024 में भी आएगा, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे जो MCQs हैं वो हम इसी पेपर से सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है सेक्शन बी एंड सी के, ये हम PPT के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें लिखने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सेक्शन ए में 1 से 18th क्वेश्चन तक MCQ वाले क्वेश्चन ही हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है, जो आपका चैप्टर है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये क्या था, एक कैंपेन था जो कि HIV एड्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए चलाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो RRE को सपोर्ट नहीं करती है। तो देखो, यूनिसेफ तो करता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र भी करते हैं। NACO क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसको करती ही सपोर्ट है, क्योंकि ये भी एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही चलाया गया था। सिर्फ यूनेस्को एक ऐसा है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को ही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन सेल हैव बीन क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डैश टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ विमेन वर्कर। विमेन वर्कर्स की प्रॉब्लम को देखने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा जो वुमेन सेल है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है, किस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ये वुमेन सेल क्रिएट किया है, ताकि वुमेन वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स हॉस्पिटैलिटी टू पीपल हु गो हाइकिंग, अंडरटेक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो कौन सी ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी एक हॉस्पिटैलिटी का तरीका है जो कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो हाइकिंग पे जाते हैं या किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्निश्ड कैंप्स। आपको पता है ना, हाइकिंग वगैरह में क्या लगते हैं? कैंप लगते हैं। तो यहाँ पे फर्निश्ड कैंप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे हिंदी में दिया है, हम लोग इंग्लिश वाला देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, आयशा इज रनिंग अ कैंपेन ऑन गर्ल सेफ्टी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। शी हैज़ टू प्रिपेयर अ शॉर्ट फिल्म फॉर विच नॉलेज ऑफ कैमरा टेक्निक्स एंड वीडियो प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। आइडेंटिफाई द स्किल नीडेड टू कॉपरेट कैमरा इक्विपमेंट करेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से देखो, एक लड़की, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है कि कैंपेन चलाया जा रहा है गर्ल सेफ्टी के लिए, एक लड़की चला रही है। तो वो चाहती है कि वो कुछ वीडियो उसका यूज़ करे इसके लिए। तो कौन सी ऐसी स्किल है जो कि कैमरा से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने में ज़रूरी है? तो आपको पता है टेक्निकल स्किल ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी वाली स्किल नहीं रहेगी तो आप
कैसे कैमरा ऑपरेट कर पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द कलर हार्मनी स्कीम वेयर ओनली न्यूट्रल कलर्स आर यूज्ड। ऐसी कौन सी कलर स्कीम है या कलर हार्मोनी है जिसमें सिर्फ न्यूट्रल कलर्स का यूज़ होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रोमैटिक। ठीक है, इसमें खाली न्यूट्रल कलर का यूज़ होता है, बाकी आपने कलर स्कीम पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हैंडीक्राफ्ट इन गिवन पिक्चर द एंड नेम द स्टेट वेयर इट इज़ पॉपुलर। तो आपको ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे दिया गया है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि कौन से स्टेट में ये पॉपुलर है। तो देखो इसका ना ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे ये आपको मैं बता देती हूँ, ये शोला क्राफ्ट है जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होता है, वहाँ बनाया जाता है, वहाँ फेमस है। ठीक है, तो इसका शोला क्राफ्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो ये अगला क्वेश्चन है, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि वो ये क्राफ्ट तो देख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि पपेट्स आर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में पपेट को यूज़ किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट जहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है पपेट। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन आप सबको पता है, राजस्थान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, योर मदर वांट्स टू परचेज सिल्वर बैंगल्स, विच स्टैंडर्डाइजेशन मार्क शुड शी लुक फॉर इन देम। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क आपकी माँ देखेंगी जब वो सिल्वर बैंगल्स खरीदने जा रही हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क। हॉलमार्क देख के ही वो ज्वेलरी यहाँ पे खरीदेंगी। ज्वेलरी के लिए क्या हम प्रेफर करते हैं, हॉलमार्क प्रेफर करते हैं। ये फसाई आपको पता है फूड के लिए होता है, आईएसआई जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनके लिए होता है, वुल मार्क आपको पता है ये वुल के लिए होता है। ठीक है, वुल से रिलेटेड अगर कोई कपड़ा है तो उस पर वुल मार्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एबिलिटी दैट इनेबल पीपल टू बिहेव इन हेल्दी वेज पर्टिकुलरली इन सिचुएशन दैट चैलेंज देम आर नोन एज। देखो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है ना जब हम चैलेंज्ड फील करते हैं, जब हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस सिचुएशन में भी अपने आप को हेल्दी बनाए रखना, अपनी मेंटल सिचुएशन को स्टेबल बनाए रखना, उसके लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, लाइफ स्किल्स। इसके थ्रू ही हम चैलेंज्ड सिचुएशन को भी अच्छे से फेस कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको एक तरफ पूरा कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं और दूसरी तरफ बताया गया है कि वो कब कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कब कब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट है नेशनल यूथ पॉलिसी, सेकेंड है फर्स्ट एसओएस चिल्ड्रंस विलेज, थर्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फोर्थ है नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन। तो यहाँ पे देखो नेशनल यूथ पॉलिसी आई थी 2024 में। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट एसओएस विलेज था ये आया था 1964 में। उसके बाद आपका थर्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आया था 2005 में, और नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये आई थी 1999 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे देखो बताया गया है कि कौन कौन सा जब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे को पढ़ते हो तो वहाँ पे किसी होटल में जब आप जाते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कौन कौन देखता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है तो इसको कौन देखेगा, फ्रंट ऑफिस को कौन देखेगा, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट को कौन देखेगा, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको पता है फूड एंड बेवरेजेस का जो डिपार्टमेंट है वो कौन देखेगा, वो देखेगा आपका शेफ़। शेफ़ ही तो ये चीज़ देखेगा ना। ये ऑप्शन में क्या समझ में आ रहा है, ऑप्शन देख के शेफ़ दी पार्टी ही समझ में आ रहा है। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस, मतलब जब भी आप कहीं किसी जगह पे जाते हो तो सबसे पहला जो जगह आप जाते हो, जैसे किसी होटल में गए तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, रिसेप्शन पे ही जाओगे ना। तो फ्रंट ऑफिस पे कौन आपको दिखेगा, रिसेप्शनिस्ट दिखेगा। उसके बाद है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो कि साफ़ सफाई को देखता है, रूम की सफाई देखता है, उसको कौन देखता है, रूम अटेंडेंट देखता है, वही हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। फिर है सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट, इसको देखेगा अकाउंटेंट। ठीक है, सपोर्ट सर्विस में क्या आएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी ना, उन पैसों को कहाँ लाना है, कैसे कैसे उसको खर्च करना है, ये सब कौन देखता है, सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट देखता है और वहाँ का अकाउंटेंट देखता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये हिंदी में है, अब इंग्लिश में। देखो यहाँ पे क्या था ना, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर दिया ही नहीं गया था। जैसे यहाँ पे आपको कोड चुनने थे, मतलब एक इस क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन सही होते, तो आपको इस कोड में से बताना था कि कौन से आंसर इसके लिए सही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। यहाँ पे वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, और ऑप्शन में क्या दिया है, रिसर्च स्कॉलर। ये इसका कोई रिलेशन है वॉशिंग मशीन से? नहीं। और यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो मतलब मैच ही नहीं कर रहे हैं इन कोड्स को, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन को डिलीट कर दिया गया था, बच्चों को इसके नंबर मिले थे ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन था, राघव वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। राघव डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में ही चूज। तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन से ऑप्शंस को चूज़ कर सकता है इस फील्ड में जाने के लिए, मतलब कौन कौन से ऑप्शन उसको हो सकते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर तो वो बन सकता है, इस फील्ड में भी रिसर्च होती है तो वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो रेडियो जॉकी भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या है, रेडियो जॉकी बन सकता है, टीवी एंकर भी बन सकता है, लेकिन विजुअल मर्चेंडाइजर नहीं बन सकता। यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग का इस फील्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये तो व्यापार से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन ऑफ गोल्डन मीन विथ रिस्पेक्ट टू गारमेंट साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रेशियोज। कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो कि गारमेंट साइज को रिप्रेजेंट करते हैं? जब आप किसी के लिए गारमेंट बनाते हो तो कौन से रेशियो को ध्यान में रखते हो? तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 3rd एंड ऑप्शन नंबर 4th। आप 5:8:13 का भी रेशियो ध्यान में रखते हो, 3:5:8 का रेशियो भी ध्यान रखते हो। आप इन्हीं दोनों रेशियो के बेसिस पे कोई भी गारमेंट डिज़ाइन करते हो। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 3rd और 4th दोनों दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्टडी करना है इस पूरे पैराग्राफ को, उसके बाद आपको इन MCQs के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 18 तक इस पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज कंसर्न्ड विथ promotion of good health through prevention of nutrition related illness problems in the population and the government policies and programs that are aimed at solving these problems। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है, ये एक फील्ड है जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं गुड हेल्थ को, और सिर्फ गुड हेल्थ को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ पे हम ये बताते हैं अगर न्यूट्रिशन की वजह से कोई बीमारी हो गई है तो उससे बचने के लिए भी हम लोगों को सलाह देते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाती है जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड या कोई भी इलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इलनेस होती है उसको सॉल्व करने के लिए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन लाया गया है। यहाँ पे हम इसी बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, और गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ये इस फील्ड में हम देखते हैं। Public health nutritionist professional use large scale organized and multidisciplinary approaches to solve the problem that affect the population, that is large number of people for whom group action is necessary। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक देखो नाम ही है ना पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पूरे बड़े लेवल पे हमको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ें लाते हैं, जो भी अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो सब पब्लिक को ध्यान में रख के किया जाता है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो लिया जाता है। देयरफॉर दिस फील्ड इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर एंड is built on the foundation of biological and social sciences। तो ये जो फील्ड है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। तो यहाँ पे इसका फाउंडेशन क्या है, किस फाउंडेशन के ऊपर ये फील्ड बनाई गई है, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस के ऊपर ये फील्ड बनाई गई है। मतलब इसमें दोनों साइंसेस का ध्यान रखा गया है, बायोलॉजी का भी और सोशल साइंस का भी।
इट डिफर्स फ्रॉम अदर फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है ये न्यूट्रिशन की अलग फील्ड से डिफरेंट है, ठीक है। अलग फील्ड कौन कौन सी हैं, जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बिकॉज द प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी पब्लिक स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स की फील्ड में लोग जाते हैं ना, वो सिर्फ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो कम्युनिटी और पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, खास करके वल्नरेबल ग्रुप्स की, ऐसे ग्रुप्स जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो कि ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं। हालांकि इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में ये बताया गया है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें। तो यहाँ पे हिडन हंगर बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेशनल्स हु डील विथ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ इलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल आर रेफर्ड टू एज, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि इंडिविजुअल की, किसी एक व्यक्ति की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कोड में से चुनना है। तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी बोला गया है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट है और डाइटिशियन है। तो देखो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। देखो क्वेश्चन में इंडिविजुअल है ना, ये पब्लिक की प्रॉब्लम को, कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सेकेंड ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, जहाँ जहाँ सेकेंड ऑप्शन है आप उसको वैसे ही हटा दो। तो ये देखो यहाँ है ना सेकेंड ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए तो हट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट भी होगा और डाइटिशियन भी होगा, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करते, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ यही इसके लिए सही है। तो ऐसे लोग जो कि किसी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का मैनेजमेंट करते हैं, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं और डाइटिशियन भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स व्हेन द इंडिविजुअल्स बॉडी वेट इज लेस देन एडिक्वेट वेट फॉर हिज हर एज। जब एज के हिसाब से आपका बॉडी वेट कम हो, मतलब उस एज में जितना आपका बॉडी वेट होना चाहिए उससे अगर आपका बॉडी वेट कम हो, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, ओवरवेट, अंडरवेट, वास्टिंग या स्टंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कंसर्न्ड विथ। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एट इंडिविजुअल लेवल। तो देखो इंडिविजुअल लेवल तो नहीं होता, ठीक है। हमने पढ़ा ना पब्लिक हेल्थ में क्या है, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें पढ़ा कि पब्लिक हेल्थ में पूरा कम्युनिटी या पूरा बड़े लेवल पे ध्यान दिया जाता है। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एट पॉपुलेशन लेवल, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे भी फिर इंडिविजुअल की बात हुई है, तो इंडिविजुअल जहाँ पे हो गया उसको हम अपने आप ही ख़त्म कर देंगे, वो ऑप्शन तो होएगा ही नहीं। फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी रिलेटेड न्यूट्रिशनल इलनेस प्रॉब्लम। तो अगर कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो फोर्थ भी होगा, सेकेंड और फोर्थ भी होगा। फिफ्थ है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये भी होगा। यहाँ पे हम ऐसी प्लानिंग करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से दिया जा सके। होलिस्टिक न्यूट्रिशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर। यहाँ पे आपको बताना है कि टर्शरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपने पढ़ा है ना प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ये तो है ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये तो प्राइमरी हेल्थ केयर के में आता है ना, तो ये ही इसका आंसर होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा सेक्शन बी अब स्टार्ट हो रहा है। इसके क्वेश्चंस आप देख लो एक बार, लेकिन आंसर्स हम इसके पीपीटी के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आंसर आपको लिख के तो बता नहीं सकती। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ।
तो 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, विद इन द ब्रॉड कैटेगरी यूथ राइट नेम्स ऑफ 4 ग्रुप हु आर स्पेशली वनरेबल। जब हम यूथ की बात करते हैं तो आपको 4 ग्रुप ऐसा बताना है जिसको हम वनरेबल की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम संवेदनशील की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे उन चारों ग्रुप्स का नाम यहाँ पे दिया है। देखो आपकी बुक में जितने ग्रुप्स हैं मैंने वहाँ पे ये बता दिए हैं, लेकिन आप इनमें से कोई सा एक कंसिडर कर सकते हो। तो पहला है रूरल एंड ट्राइबल यूथ। तो देखो ऐसा यूथ जो कि रूरल या ट्राइबल एरिया में रहता है वो वनरेबल की कैटेगरी में आएगा। आउट ऑफ स्कूल यूथ, ऐसा यूथ जो कि आउट ऑफ स्कूल है, जो स्कूल नहीं गया या किसी कारण से उसने स्कूल छोड़ दिया बीच में ही, तो वो भी वनरेबल ही होगा, कि वो भी संवेदनशील होगा, उस पर भी किसी चीज़ का बुरा असर जल्दी पड़ सकता है। अडोलसेंट्स, पर्टिकुलरली फीमेल अडोलसेंट्स, ऐसे अडोलसेंट्स, ऐसे किशोर जो कि फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल एडोलसेंट्स भी वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं, वो भी तो यूथ हैं लेकिन वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं। यूथ विथ डिसेबिलिटीज़, ऐसे यूथ जिनको कोई डिसेबिलिटी है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। यूथ अंडर स्पेशली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस लाइक विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फेंस एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो ऐसे यूथ जो कि किसी ट्रैफिकिंग का विक्टिम बने हैं, ऑर्फन एज में रहते हैं या स्ट्रीट पे रहते हैं, तो वो भी वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ आर फाइटोकेमिकल्स डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल फूड्स। मेडिकल फूड से फाइटोकेमिकल्स किस तरह से डिफरेंट है, आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो पहले हम फाइटोकेमिकल्स जानेंगे, फिर हम मेडिकल फूड के बारे में जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तभी हमें पता चलेगा। और अभी अभी आपने देखा ये सब सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं और ये सब 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो फाइटोकेमिकल्स जिनको बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फूड दैट हैव फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। ये ऐसे कंस्टिट्यूएंट हैं फूड के, ऐसे तत्व हैं फूड के जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें इनसे हमें किसी तरह का पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनकी कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो हमारे हेल्थ पे प्रभाव डालती है, बेसिकली अच्छा प्रभाव ही डालती है। फिर है मेडिकल फूड्स, दे आर दोज प्रोडक्ट दैट आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर पर्सन विथ स्पेसिफिक नीड्स। ये ऐसे फूड है ना जो उन पर्सनस के लिए बनाए जाते हैं जिनको कोई स्पेशल नीड है। सच फूड्स आर रेगुलेटेड एंड कैन बी यूज्ड ओनली विथ अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेसिफिक डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज और कंडीशन। तो देखो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप ये फूड नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर कोई डिजीज़ की कंडीशन है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आप ये मेडिकल फूड ले सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है मेडिकल फूड है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लैक्टोज फ्री मिल्क। अगर आपका कोई ऐसा बीमारी है जिसमें आपको मिल्क लेना है लेकिन आप लैक्टोज के प्रति इनटॉलरेंस हो, आपसे लैक्टोज बर्दाश्त नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, लैक्टोज फ्री मिल्क ले सकते हो। लो सोडियम सॉल्ट, किसी किसी बीमारी में जहाँ पे सोडियम की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन नमक की ज़रूरत है तो लो सोडियम सॉल्ट ले सकते हो। तो इस तरह से फाइटोकेमिकल और मेडिकल फूड में हमने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। इन दोनों में से कोई सा एक आपको करना है और उसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, लिस्ट 4 पिलर्स ऑन विच द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज सेट। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है कि कौन से 4 पिलर हैं एर्गोनॉमिक्स के। बी वाला है, वाई आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स कॉल्ड सोशल कैटलिस्ट। सोशल एंटरप्रेन्योर को सोशल कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं। कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों के आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आंसर ए है। क्या पिलर हैं 4 एर्गोनॉमिक्स के। पहला तो है एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें हम बॉडी का साइज को मेज़र करते हैं। फिर है बायोमैकेनिक्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम मसल्स और स्केलेटन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं और जो उन पे फोर्स लगता है उसको भी देखते हैं। फिजियोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये 4 पिलर हैं एर्गोनॉमिक्स के, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्यों सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सोशल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्या वो करते हैं सोसाइटी के लिए जिनकी वजह से उनको सोशल कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ बतानी है, 1 या 2 कोई सा भी, ठीक है, एक ही बताना है। तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हो अपने आंसर में। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। फोकस ऑन सोशल गुड, ये सोशल गुड पे फोकस करते हैं इसीलिए इनको सोशल कैटलिस्ट बोलते हैं। अचीव लार्ज स्केल सोशल बेनिफिट्स,
बहुत मतलब जब भी ये काम करते हैं ना तो सोशल बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। वर्क फॉर अंडरसर्व्ड, नेग्लेक्टेड, डिसएडवांटेज्ड पीपल, तो ये हमेशा ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनको कोई एडवांटेज नहीं मिली हो, जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, जिनको कोई सर्विस भी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए काम करते हैं ये। हेल्प दोज हु लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके लिए भी काम करते हैं। क्रिएट ब्रिंग सोशल चेंजेस लाते हैं। ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि सस्टेन हो सके, जिससे ऐसा ना हो कि आज तो डेवलपमेंट हो जाए लेकिन आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ मिले ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सब काम करते हैं, इसीलिए इनको सोशल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ब्रिंग डेवलपमेंट इन सोशल फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड एनी अदर, मतलब इन सब फील्ड में भी ये लोग काम करते हैं। ये सभी फील्ड पूरी सोसाइटी को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती है ना, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इनके लिए ये लोग काम करते हैं। डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट बट फॉर सोशल बेनिफिट एंड इम्पैक्ट, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये हमेशा सोशल बेनिफिट को ध्यान में रख के कोई काम करते हैं, अपना प्रॉफिट सिर्फ नहीं देखते। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आप एक लिख सकते हो इनका खासियत। फिर उसके बाद आपको एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। यहाँ पे तो हमने सोशल एंटरप्रेन्योर की बात की ना, कि क्यों सोशल एंटरप्रेन्योर को सोशल कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन आगे अब हम किसकी बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे कि क्यों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटरप्रेन्योर की। तो इसमें से आपको सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने इतनी सारी बताई हैं, आप इनमें से कोई सा भी 2 लिख दोगे तो हो जाएगा। विलिंगनेस टू वर्क हार्ड करने का इनमें चाह होता है। नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है कि ये प्लानिंग भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि सिर्फ प्लानिंग कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पे फोकस करते हैं, दोनों की स्किल इनके पास होती है। स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल, पर्सनल एंड टाइम, तो यहाँ पे ये सबको मैनेज करना एक साथ जानते हैं, ये अपने पैसे को, अपने मटेरियल को, जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनको, टाइम को, सबको मैनेज कर लेते हैं। हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का भी करेज इनके अंदर होता है कि थोड़ा मोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है कि मतलब सोच विचार के रिस्क लेना। एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, तो एक साथ कई सारे टास्क ये कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी होती है और ये करना भी चाहते हैं, प्रिपेयर भी रहते हैं उसके लिए। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द टास्क एट हैंड, तो मतलब जो भी टास्क इनके हाथ में आता है उसके लिए ये सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी चीज़, जो चीज़ नहीं आती उसको कह दें कि नहीं हमको नहीं आता, हमसे नहीं होगा। ये सीखने की इनमें इच्छा होती है और ये हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं ताकि जो भी काम इनके पास आए वो उसको कर पाएँ। बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सपेक्टिंग ईजी सोल्यूशंस, रियल वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सपनों में नहीं रहते और इजी सोल्यूशन को एक्सपेक्ट नहीं करते, ये नहीं सोचते कि ये काम मेरा आसानी से हो जाएगा, इनको पता है कि चैलेंजेस तो आएंगे ही। एबिलिटी टू नेगोशिएट, स्ट्रेटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज, तो नेगोशिएट करने की भी एबिलिटी होती है, जहाँ पे मतलब लोगों से नेगोशिएट करना है वो भी कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और प्रायोरिटाइज करना भी आता है, इनको पता है कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करो, कौन सा नहीं मतलब कम ज़रूरी है उसको बाद में करो। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी अच्छी होती है। तो इसमें से कोई सी भी 2 क्वालिटी आप लिख सकते हो और अगर कोई और क्वालिटी आपको पता है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2 ही क्वालिटी लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनलिस्ट, यहाँ पे भी देखो A और B है, दोनों में से कोई एक करना है, 2 नंबर फिर इसके लिए आपको मिलेंगे। एनलिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी के कोई 4 ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। बी है विच 4 मैथड आर यूज्ड बाय डाइटिशियन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, ऐसा कौन से 4 मेथड हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन यूज़ करता है किसी पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन मतलब ए वाला क्वेश्चन करेंगे, 22 का ए, कि 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं डाइट थेरेपी के। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव बताएंगे हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट टू मीट द नीड्स ऑफ पेशेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर और हिज फूड हैबिट। तो सबसे पहले ऐसी डाइट को फॉर्मुलेट करना, ऐसी डाइट को बनाना जो पेशेंट की नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, और साथ ही साथ उसकी फूड हैबिट का ध्यान रख के ऐसी डाइट बनाई जाती है। ठीक है, क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है। मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू एमिलियोरेट द डिजीज कंडीशन एंड टू
कीप इट अंडर कंट्रोल। तो जो एग्जिस्टिंग उसकी डाइट है, ऑलरेडी जो डाइट ले रहा है पेशेंट, जब वो स्वस्थ था तो जो डाइट वो लेता था ना, उसी में थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, एकदम से उसकी डाइट पूरी की पूरी बदल नहीं दी जाती, उसी को मॉडिफाई करके दिया जाता है, ताकि डिजीज़ की कंडीशन को सुधारा जा सके और उसको कंट्रोल में रखा जा सके। करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना, उसको करेक्शन करना। प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपको पता है ये लंबे समय तक चलेगी, तो उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी ध्यान में रखना और उसको प्रिवेंट करने के लिए डाइट थेरेपी देना, डाइट बनाना। Education and counseling of patient regarding the need to adhere to the prescribed diet। तो आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट जो डाइट उसको दी जा रही है वो उसको खाना पसंद नहीं करता, तो समय समय पर पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है, उसकी काउंसलिंग भी की जाती है डाइट थेरेपिस्ट द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, उस फूड को खाने में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगा सके। तो यहाँ पे मैंने 5 बताए हैं, आप कोई भी जो है 4 इसमें से लिख सकते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें हमें क्या करना था, 4 मेथड्स बताने थे जिससे क्या कर सकता है एक डाइटिशियन अपने पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकता है। तो 4 मेथड यहाँ पे, पहला तो है obtaining detailed information on health, diet, personal and medication history, clinical assessment। तो अपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री निकाल लो, ठीक है, जो उसकी मतलब मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री निकाल लो, उसकी हेल्थ कैसी थी, वो कैसी डाइट लेता है पिछले सालों में और कैसा वो है, ठीक है। तो उसकी पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्री आपको निकालनी है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से थेरेपी दे पाओ। फिर है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, उसकी हाइट, वेट, हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस, इन सबको आप क्या कर लो, मेजर कर लो, तो इसी को एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बोलते हैं। रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लेबोरेटरी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट विद द अबव एंड द फिजिशियन डायग्नोसिस बायोकेमिकल असेसमेंट। तो जो भी लैब में टेस्ट किए गए हैं और जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स किए गए हैं या फिजिकल मेजरमेंट्स किए गए हैं, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करना। Interpreting all the above to identify potential nutritional deficiency and risk of future deficiency, disease identification। तो यहाँ पे अब हम डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है डिजीज़ के होने का, मतलब कौन कौन सी डिजीज़ इस पेशेंट को हैं और कौन कौन सी इसको फ्यूचर में हो सकती हैं। तो इन सब के थ्रू, इन सब की जानकारी के थ्रू हम ये चीज़ें पता करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट करता है अपने पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानने के लिए, ठीक है। अब 23rd क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो ए और बी दोनों दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है, और लगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, ए है, What do you understand by the term community radio? कम्युनिटी रेडियो से आप क्या समझते हो, ठीक है। रेडियो तो आपने सुना है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो क्या होता है। डिस्क्राइब इट्स 2 इम्पॉर्टेंट रोल्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की डेवलपमेंट में आपको कम्युनिटी रेडियो का 2 इम्पॉर्टेंट रोल बताना है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप दोनों में से ए और बी दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ए वाला देखेंगे कि कम्युनिटी रेडियो में इनसे आप क्या समझते हो। तो देखो, कम्युनिटी रेडियो क्या होता है। Community radio is an initiative of Ministry of Information and Broadcasting and also known as local radio। इसको लोकल रेडियो भी बोलते हैं, और इसको, ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये इनिशिएटिव है। इन्होंने ये कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया है इस मिनिस्ट्री ने। ये क्या करता है, बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी एंड अबाउट द कम्युनिटी। मतलब ये ऐसा रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो क्या है, ये कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है, कम्युनिटी के लिए ही चलाया जाता है, और ये कम्युनिटी के बारे में ही जानकारी देता है, ठीक है। कि आप अगर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पे दिखाई जाती हैं, मतलब सुनाई जाती हैं। रन एंड मैनेज्ड बाय लोकल पीपल यूजुअली ट्रेन्ड बाय NGOs। मतलब लोकल पीपल ही इस कम्युनिटी रेडियो को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, और ये जो लोकल पीपल हैं इनको ट्रेनिंग मिलती है कहाँ से, NGOs से। यूज़ फॉर लोकल कम्युनिटी एंड पीपल। तो कम्युनिटी रेडियो है तो लोकल कम्युनिटी या लोकल पीपल के लिए ही यूज़फुल होगा। लोकल डायलेक्ट लैंग्वेज, तो लोकल जो लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, उसको ध्यान में रख के उसी लैंग्वेज में ये कम्युनिटी रेडियो चलाया जाता है।
पार्टिसिपेटरी कंटेंट डेवलपमेंट। तो जो भी कंटेंट होता है ना इस रेडियो पे दिया जाता है, वो उसका डेवलपमेंट सबके पार्टिसिपेशन से होता है, ठीक है। सब लोग मिल के उसका कंटेंट डेवलप करते हैं और ऐसा कंटेंट उसमें डाला जाता है जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ये कम्युनिटी रेडियो नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है ना। यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन लिमिटेड एरिया, मतलब उन एरियाज में इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है जो कि लिमिटेड एरियाज हैं, मतलब जहाँ पे बाकी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो इसमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो आप कम्युनिटी रेडियो के बारे में, जो भी पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगे। नेक्स्ट है आपको कम्युनिटी रेडियो की दो इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, जो लोकल प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको सपोर्ट करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। गिव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस पीपल्स व्यू, बिकम द वॉइस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे रेडियो पे क्या किया जाता है, आपने भी पढ़ा ना कि ये कैसा रेडियो है, ऐसा रेडियो जो कि बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी एंड अबाउट द कम्युनिटी है। तो यहाँ पे जो लोग उस पर पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं, लोकल लोग ही होते हैं, उसी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग ही होते हैं, वही अपने विचारों को उस पर रखते हैं। तो इस तरह से ये वॉइस ऑफ पीपल है, मतलब लोगों की आवाज़, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं यहाँ पे। प्रमोट सोशल चेंजेस को प्रमोट करता है कम्युनिटी रेडियो। गिव अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो भी इस रेडियो पे दिखा सकते हैं। डेवलप करियर, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो इस फील्ड में भी, DCJ की फील्ड में भी अगर आप कोई करियर बनाना चाहते हो, मतलब ऐसा कम्युनिटी जो कि एकदम ही पिछड़े एरिया में रहती है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे इसके थ्रू, कम्युनिटी रेडियो के थ्रू अपना करियर बना सकती है। इसमें इस रेडियो में जाके वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकती है। हेल्प कम्युनिटीज़ इन वॉइसिंग देयर प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे रेडियो के थ्रू ही उन कम्युनिटी की प्रॉब्लम को एक आवाज़ मिलती है और सोल्यूशन भी उन लोग को मिल जाता है। तो कोई सा भी दो इनमें से आप लिख सकते हो कि क्या दो इंपॉर्टेंट रोल हैं, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो सारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड फॉर्मुलेटेड फूड, गिव वन एग्जाम्पल ईच। तो आपको डिफरेंस बताना है मैन्युफैक्चर्ड और फॉर्मुलेटेड फूड में, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो ये ए हो गया, और लगा है, मतलब ए और बी में से कोई सा एक करना है। बी में देखो 2 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई रिस्क फूड, हाई रिस्क फूड से आप क्या समझते हो, कोई एक एग्जाम्पल दे दो। विच टेम्परेचर रेंज इज कॉल्ड डेंजर जोन फॉर ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोइंग के लिए कौन सा टेम्परेचर डेंजर जोन है। तो इन दोनों में से आपको कोई मतलब ए या बी में से आपको कोई करना है। अगर आप बी करोगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बी का ही पार्ट है। तो चलो पहले ए देख लेते हैं। ए में क्या पूछा है, मैन्युफैक्चर्ड फूड और फॉर्मुलेटेड फूड में अंतर बताना है और एक एक एग्जाम्पल देना है। तो मैन्युफैक्चर्ड फूड क्या होता है, इन सच प्रोडक्ट्स द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट एंड सम बेसिक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन आर यूज्ड। तो इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनलिटी होती है रॉ प्रोडक्ट की वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको अब मैन्युफैक्चर करके कुछ और बना दिया जाता है, और इसमें कुछ ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। ऑफन यूजिंग वेरियस इंग्रेडिएंट, अक्सर ये जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है, जैसे सॉल्ट, शुगर, ऑयल और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज़ होता है। तो ये होते हैं मैन्युफैक्चर्ड फूड। उसके बाद है फॉर्मुलेटेड फूड। ये क्या होते हैं, दीज आर प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट टू रिजल्ट इन रिलेटिवली शेल्फ स्टेबल फूड प्रोडक्ट। तो एक ही इंग्रेडिएंट को बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फूड के एग्जाम्पल हैं पिकल, जैम, मामलेट्स, स्क्वैश, पापड़, वड़ीज़, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। और फॉर्मुलेटेड फूड का एग्जाम्पल है ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुल्फी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो बी वाला पार्ट था उसका, ठीक है, 24 का बी पार्ट, कि हाई रिस्क फूड क्या होते हैं। ऐसे फूड जिन पे बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर सकता है, जो कि प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उनको ही हाई रिस्क फूड बोलते हैं। जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, डाइटरी प्रोडक्ट्स, इनको हाई रिस्क फूड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, मीट बोल सकते हो, एग बोल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद टेम्परेचर रेंज पूछा गया था ना सेकंड में कि हाई रिस्क फूड के लिए, मतलब फूड ख़राब होने के लिए टेम्परेचर रेंज क्या होती है। तो 5 to 60 टेम्परेचर रेंज 5 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज होती है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखो यहाँ पे लिखा है विच टेम्परेचर रेंज इज कॉल्ड डेंजर जोन फॉर ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रांसिस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगन इन द अर्ली 18th सेंचुरी। आपको पता है कि इंटरनेशनल फैशन के ऊपर डोमिनेंस किसका था? फ्रांस का था। फ्रांस ही फैशन को चलाता था, और हमारे यहाँ जो फैशन चल रहा है ना आज, वो फ्रांस की ही देन है। फ्रांस ही फैशन का बिगनर कह सकते हो आप उसको। मेंशन एनी टू डेवलपमेंट इन फैशन अंटिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब फैशन पूरी तरह से फैल गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज आने लगी तो फैशनेबल चीज़ हमको सस्ते दामों पर आराम से मिलने लगी। लेकिन उससे पहले भी चूँकि फ्रांस का डोमिनेंस था इंडस्ट्रियल फैशन पे, तो सॉरी इंटरनेशनल फैशन पे, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो इसने किए ही होंगे ना। तो 2 डेवलपमेंट आपको बताना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले के। ठीक है, मतलब जब इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी उससे पहले कौन से 2 डेवलपमेंट थे जो कि हो चुके थे। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट। आपको पता है ना कि रॉयल कोर्ट का सपोर्ट मिलने लगा था फैशन को, क्योंकि फ्रांस का जो रॉयल कोर्ट था वो सपोर्ट करने लगा था फैशन को। वहाँ पे लोग फैशनेबल कपड़े पहनने लगे थे। डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज़ इन फ्रांस। फ्रांस में सिल्क इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट भी होने लगा था, जबकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। Many of French cities were supplying the court with silk fabric, ribbons and laces. तो बहुत सारी फ्रेंच सिटीज़ ऐसी थीं जो कि दरबार में, कोर्ट में सिल्क फैब्रिक को, रिबन्स को, लेसेस को पहुंचाती थी। कपड़े जो थे वो हैंडमेड बनाए जाने लगे, हाथ से सिले जाने लगे। क्लोथ्स वर कस्टम मेड, मतलब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कपड़े बनते थे। पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, तो मास लेवल पे कपड़ों का प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। इसी वजह से जैसा कस्टमर कहता था उसके नाप के हिसाब से ही कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी 2 आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको 2 ही डेवलपमेंट्स बताने हैं। तो ये यहाँ पे ये 5 दिए गए ना, 5 में से कोई 2 लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिकेशन ऑन ECCE enlist any 6 guiding principles for ECCE। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में कौन कौन से 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं NCF द्वारा। ठीक है, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आप बी भी कर सकते हो, ए और बी में से कोई सा एक करना है। फातिमा बानो वॉन्ट्स टू सेंड हर 3-year-old चाइल्ड टू अ प्री स्कूल। फातिमा क्या करना चाहती है? अपने 3 साल के बच्चे को प्री स्कूल में भेजना चाहती है। एक्सप्लेन टू हर द 6 एट्रीब्यूट्स दैट शी शुड लुक फॉर इन अ गुड प्री स्कूल। तो आपको उसको 3 ऐसी चीज़ें बतानी है, 3 ऐसी विशेषताएं बतानी है जो उसको देखनी होंगी एक अच्छे प्री स्कूल के अंदर। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए करते हैं कि ECC के लिए कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पे आपको 6 ही लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है प्ले एज द बेसिक ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का बेसिक है वो क्या होना चाहिए? प्ले होना चाहिए, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। आर्ट इज़ द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन देने के लिए आर्ट का यूज़ किया जाना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, मतलब बच्चों की सोच को हमको बढ़ावा देना है, ये भी कहा गया था NCF द्वारा। प्राइमरी ऑफ एक्सपीरियंस प्रिमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सपर्टीज़। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देनी है, एक्सपर्टीज़ को नहीं। मतलब बच्चे को टीचर नहीं बताएंगे, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेगा। ठीक है, बच्चे टीचर सिर्फ उसकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को सीखने के लिए। एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटी एंड चैलेंज इन एवरीडे रूटीन्स। तो जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चैलेंज आते हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करना, उनसे फैमिलियर होना भी यहाँ पे सिखाया जाता है। मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन, मतलब बच्चों से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से आपको बातचीत करनी है। ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल सोर्सेज, तो बच्चे को खाली किताब से नहीं सिखाना, उसको कल्चरल सोर्सेज से भी सिखाना है। मतलब आसपास का जो उसका कल्चर है, जो चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें अवेलेबल है, उस हिसाब से उस चीज़ों से बच्चे को सिखाना है। तो खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, सबको आपस में ब्लेंड करके बच्चे को सिखाना है। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल आर्ट एंड नॉलेज, तो बताया ना अभी मैंने कि आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे सिखाना है, लोकल मटेरियल से, आर्ट से बच्चे को सिखाना है।
हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स, बच्चे की हेल्थ पे, उसकी वेलबींग पे ध्यान देना है और उसको हेल्दी हैबिट्स सिखानी है। तो इनमें से कोई सा भी 6 आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको आधा नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 6 विशेषताएं हैं जो कि फातिमा को देखनी चाहिए एक प्री स्कूल के अंदर। तो पहला है सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, क्लीन एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट, मतलब सेफ इन्वायरमेंट, सेफ और सिक्योर भी हो और क्लीन और हाइजेनिक भी हो। प्ले वे मेथड हो लर्निंग का, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सकता हो। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, मतलब जो भी चीज़ की जा रही हो बच्चे को सेंटर में रख के की जा रही हो, बच्चे के हिसाब से की जा रही हो, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए। लविंग एंड ट्रेंड टीचर स्टाफ, मतलब जो टीचर हैं वहाँ पे, जो स्टाफ है वहाँ का, वो लविंग और ट्रेंड होना चाहिए। वेराइटी ऑफ प्ले मटेरियल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, बच्चे को खेलने का मौका मिले इसके लिए प्ले मटेरियल्स भी वहाँ पे होने चाहिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो बच्चे की लर्निंग को और बढ़ाए, उनको सीखने का मौका दे और बच्चे को फॉर्मल स्कूल के लिए प्रिपेयर करे। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अगर ऐसा बच्चा जो कि जिसको कोई स्पेशल नीड है, ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा जो जिसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है या मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो उसके लिए भी एडिशनल सपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी 6 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, मनदीप वॉन्ट्स टू बाई अ रेडीमेड पैंट एंड शर्ट, एक्सप्लेन 2 ways बाय विच ही कैन ब्रिंग हार्मनी इन इट। तो रेडीमेड पैंट और शर्ट खरीदना है तो दोनों में हार्मनी तो होनी चाहिए ना, तो आपको 2 मेथड उसको बताने हैं जिससे वो क्या कर सके, हार्मनी क्रिएट कर सके। तो देखो हमने पढ़ा था ना हार्मनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे देखो टेक्सचर के थ्रू हार्मोनी क्रिएट की जा सकती है, शेप के थ्रू भी की जा सकती है और कलर के थ्रू भी की जा सकती है। आपको सिर्फ 2 लिखना है, यहाँ पे मैंने 3 बताए हैं। तो देखो टेक्सचर के थ्रू कैसे क्रिएट की जा सकती है, टेक्सचर एंड एसेसरीज शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ ईच अदर, मतलब जो कपड़े पैंट का टेक्सचर है वही शर्ट का टेक्सचर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सेम टेक्सचर होना चाहिए, जैसे अगर कॉटन की शर्ट है तो कॉटन का ही पैंट होना चाहिए। फिर शेप एक जैसा होना चाहिए, सेम लाइनिंग और शेप का यूज़ होना चाहिए पूरे गारमेंट पे। बाय मैचिंग प्रिंट्स एंगल लाइन कॉलर, ये सब मैच करने चाहिए। जैसे कॉलर कफ पॉकेट हेम शुड बी द सेम शेप, ठीक है, जो भी पॉकेट है कॉलर है वो मतलब मैच करना चाहिए एक दूसरे से पैंट और शर्ट का। हालांकि शर्ट में कॉलर तो होगा नहीं, लेकिन पॉकेट तो है ना, पॉकेट मैच करने चाहिए, तो शेप मैच करनी चाहिए। कलर भी में भी एक हार्मनी होनी चाहिए, कलर स्कीम को आप फॉलो कर सकते हो इसके लिए। तो कलर ऑफ बोथ पैंट एंड शर्ट शुड ब्लेंड टुगेदर अकॉर्डिंग टू एनी कलर स्कीम, तो किसी ना किसी कलर स्कीम को इसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई सा भी कलर उठा लो, ठीक है। तो कोई सा 2 इसमें से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जूलिया वॉन्ट्स टू सेट अप हर ओन स्मॉल होटल, अपना खुद का एक स्मॉल होटल जूलिया जो है सेट करना चाहती है। तो आपको यहाँ पे देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों का आपको आंसर देना है। ए है शी वॉन्ट्स टू मेक हर एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द गेस्ट साइकिल फर्स्ट, एक्सप्लेन 4 स्टेजेस ऑफ गेस्ट साइकिल फॉर हर एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले वो चाहती है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, अब उसका होटल है तो वो चाहती है ना कि वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे और एम्प्लॉयज़ जो है वो गेस्ट साइकिल को समझे। तो आपको उसको बताना है, उसके एम्प्लॉयज़ को समझाना है कि क्या गेस्ट साइकिल होती है। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं वो आपको बतानी है गेस्ट साइकिल की। सेकेंड क्वेश्चन बी वाले में है, लिस्ट 2 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस विच शी विल इंश्योर इन हर होटल। अब होटल है तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, तो कैसे कंजर्व कर सकती है वो इन्वायरमेंट को, कैसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर सकती है, तो वो भी आपको बताना है। तो ये दोनों के लिए आपको कुल मिला के कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था कि गेस्ट साइकिल क्या है, कैसे वो समझाएगी, कौन से 4 स्टेजेस हैं गेस्ट साइकिल के जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझाएगी। तो पहला है प्री अराइवल स्टेज। देखो जब होटल में कोई गेस्ट आने वाला होता है तो उसके आने से पहले तैयारी की जाती है ना, कमरा साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे प्री अराइवल स्टेज होती है जहाँ पे आप रेट वगैरह सब लिख के रखते हो, गेस्ट आए तो तुरंत आपसे पूछे तो आप उसको गेस्ट बता सको, उसको रूम दे सको, रूम साफ़ सुथरा हो तभी तो। सेकेंड है अराइवल स्टेज, जब गेस्ट आ गया तब की स्टेज को अराइवल स्टेज कहा जाता है, जब वो आता है और वो चेक इन करता है, ठीक है, होटल में।
ऑक्यूपेंसी स्टेज मतलब जब वो होटल में रहने लगता है, तो यहाँ पे आप कैसे सर्विसेज दोगे, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, कैसे उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे, कैसे जो उसको सर्विसेज दी जा रही हैं वो सभी सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन होगा, और ताकि गेस्ट सेटिस्फाई भी हो जाए, गेस्ट का सेटिस्फेक्शन का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑक्यूपेंसी स्टेज में होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो यही स्टेज है, इसी में ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर गेस्ट सेटिस्फाई हो गया तो वो आपके होटल में बार बार आएगा। उसके बाद है डिपार्चर स्टेज। ये फाइनल स्टेज है जब गेस्ट आपका जाने लगा आपके होटल से, चेकआउट कर रहा है वो, तो आप उसका फीडबैक लोगे कि उसको कैसा लगा, ठीक है, क्या वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये डिपार्चर स्टेज है। तो ये 4 स्टेजेस हो गई होटल में, जो आपको गेस्ट साइकिल की 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, 2 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बतानी है आपको, जो कि वो अपने होटल में इंश्योर करेगी। तो यहाँ पे देखो, पहला तो है यूजिंग 100% ऑर्गेनिक कॉटन बेडशीट का यूज़ करो, केमिकल फ्री लॉन्ड्री साइकिल यूज़ करो, यूजिंग एजेंट्स विच आर नॉन टॉक्सिक, वाटर बेस्ड, हाइपो एलर्जेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे मतलब एजेंट्स यूज़ करने हैं साफ़ सफाई के लिए जो कि टॉक्सिक ना हो, जो कि वाटर बेस्ड हो, और जो जिससे एलर्जी उतनी ना हो, और जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जिनको ख़त्म किया जा सके, आसानी से डिग्रेड किया जा सके, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ एनर्जी, जो लाइट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, वो ऐसे हों ताकि एनर्जी सेव होती हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी को यूज़ करो, ट्रीज़ को प्लांट करो, ठीक है, होटल का जो लॉन है उसको अच्छे से मेंटेन करो। तो ये भी तो एक इको फ्रेंडली चीज़ ही है। कंपोस्टिंग फ्रॉम होटल्स किचन वेस्ट, जो होटल का किचन का वेस्ट है उससे आप उसको कंपोस्ट करो, उससे आप खाद बनाने की कोशिश करो। तो इनमें से कोई सा भी 2 आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आपको इन सब का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड क्वालिटी को डील करती हैं, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। सबसे पहला है CAC यानी कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। फिर सेकंड है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फूड स्टैंडर्ड और क्वालिटी और ट्रेड से डील करती हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन पेपर का। आगे क्वेश्चन नंबर 30 से सेक्शन सी स्टार्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।